नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्यार ही जिंदगी है के इस अंतिम और बेहद खास एपिसोड में। आज हम पहुंच गए हैं उस पड़ाव पर जहां प्यार को सिर्फ दिल नहीं, विज्ञान भी समझने की कोशिश करता है। हाँ, आज का विषय है साइंस ऑफ लव, यानी प्यार का विज्ञान। क्या वजह है कि हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं? कौन सी हार्मोनल केमिस्ट्री हमारे भावनाओं को दिशा देती है? क्यों बचपन के अनुभव हमारे बड़े होकर बनाए रिश्तों को प्रभावित करते हैं? और दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में प्यार के रूप कैसे बदल जाते हैं? आज के एपिसोड में हम इन्हीं गहराइयों को छूने वाले हैं। मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और संस्कृति, इन तीनों के संतुलन से मिलकर बनती है प्यार की असली कहानी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और बेहद सुंदर है। प्यार एक ऐसा एहसास जो दुनिया में हर कोई महसूस करता है। लेकिन फिर भी ये शायद सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक है। सदियों से इस पर कविताएं लिखी गईं, कहानियां बनी, पर यह आज भी एक पहेली है। आज हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायरी से नहीं बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और संस्कृति के नजरिए से। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से आज का हमारा मिशन है प्यार के पीछे की केमिस्ट्री को समझना। ये जानना कि हमारे बचपन के अनुभव हमारे रिश्तों को कैसे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, और ये भी देखना कि समाज और संस्कृति प्यार के क्या नियम तय करते हैं। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्यार ये सिर्फ एक एहसास नहीं है जो अचानक हो जाता है। हाँ। बल्कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ शामिल है। हाँ, जिसमें हमारा दिमाग, हमारे रिश्ते और हमारा समाज सब एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमारे अंदर होता क्या है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो जो कहते हैं ना, पेट में तितलियां उड़ना या हवा में उड़ने जैसा महसूस होना, क्या ये सिर्फ कल्पना है या सच में हमारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा होता है? अरे ये सिर्फ दिल का मामला नहीं है, दिमाग के अंदर तो पूरी केमिस्ट्री लैब चल रही होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्यार का विज्ञान एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो दिमाग में सबसे पहले डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामाइन? हाँ, ये वही फील गुड केमिकल है जो हमें जैसे हमारा पसंदीदा खाना खाने पर या कोई लक्ष्य पूरा करने पर महसूस होता है। ये हमें एक नशा जैसा एहसास देता है और हम बार बार उसी इंसान के बारे में सोचना चाहते हैं। अच्छा, तो ये डोपामाइन ही है जो उस शुरुआती दीवानगी और जुनून के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण हम घंटों फोन पर बात करते हैं और थकते भी नहीं। बिल्कुल, ये हमें ऊर्जा देता है, खुशी देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, एक और खिलाड़ी मैदान में आता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसे कडल हार्मोन भी कहते हैं ना? हाँ, कडल हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन। जब हम किसी को गले लगाते हैं या हाथ पकड़ते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है। ये विश्वास, सुकून और जुड़ाव की भावना पैदा करता है। ये वही हार्मोन है जो एक माँ और बच्चे के बीच के मजबूत बंधन के लिए भी जिम्मेदार है। एक मिनट, अगर प्यार सिर्फ डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स का खेल है, तो क्या यह हमारी भावनाओं के जादू को कम नहीं कर देता? क्या यह सब सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है? यह सुनने में थोड़ा रोमांटिक लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझें, ये कोई एक जादुई लव पोशन नहीं है, बल्कि ये एक बदलता हुआ केमिकल कॉकटेल है। शुरुआत में डोपामाइन का नशा होता है जो हमें खींचता है, और फिर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सुकून आता है। वैसोप्रेसिन? हाँ, वैसोप्रेसिन एक और हार्मोन है जिसे रिसर्च ने लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों और वफादारी से जोड़ा है। तो ये प्यार का जुनून से भरोसे में बदलने का एक बायोलॉजिकल सफर है। ये जादू को कम नहीं करता, बल्कि हमें दिखाता है कि वो जादू काम कैसे करता है। वाह, मतलब प्यार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और हमारे दिमाग में अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग केमिकल्स हमें ऊर्जा देते रहते हैं। हमारे स्रोतों में आकर्षण में टेस्टोस्टेरोन की भूमिका का भी जिक्र था, जो कामेच्छा से जुड़ा है। तो ये जुनून, जुड़ाव और वफादारी,
इन सब के पीछे एक पूरी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग काम कर रही है। सही कहा। और यही इंजीनियरिंग हमें हमारे अगले सवाल पर ले जाती है। अगर हम सबके अंदर ये केमिकल प्रक्रिया एक जैसी है, तो फिर हर कोई प्यार को अलग अलग तरीके से क्यों महसूस करता है और निभाता है? हाँ, ये तो है। कुछ लोग प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो कुछ लोग करीबी रिश्तों से भागते हैं। कुछ को हर पल रीअश्योरेंस चाहिए, तो कुछ बहुत स्वतंत्र होते हैं। लगता है कहानी सिर्फ बायोलॉजी की नहीं, साइकोलॉजी की भी है। बिल्कुल। और यही पर अटैचमेंट थ्योरी यानी लगाव का सिद्धांत तस्वीर में आता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी इस पर काफी काम किया। रिसर्च बताती है कि वयस्क के तौर पर हमारे प्रेम संबंधों का जो खाका या ब्लूप्रिंट है, वो हमारे बचपन में ही तैयार हो जाता है। बचपन में? कैसे? जिस तरह का रिश्ता हमारा अपने माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ था, वो तय करता है कि हम बड़े होकर अपने पार्टनर के साथ कैसे जुड़ेंगे। मैंने स्रोतों में सिक्योर यानी सुरक्षित अटैचमेंट स्टाइल के बारे में पढ़ा था। ये सुनने में काफी आदर्श लगता है। ये क्या होता है? हाँ, वो आदर्श स्थिति है। सिक्योर अटैचमेंट तब बनता है जब बच्चा जानता है कि उसके माता पिता उसकी जरूरतों के लिए मौजूद हैं। अगर वो गिरेगा तो उसे उठाया जाएगा, अगर वो डरेगा तो उसे संभाला जाएगा। ऐसे बच्चे बड़े होकर आत्मविश्वास से भरे होते हैं और स्वस्थ भरोसेमंद रिश्ते बनाते हैं। वे ना तो पार्टनर पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं और ना ही उनसे दूरी बनाते हैं। वे इंटीमेसी में सहज महसूस करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर दो और स्टाइल देखने को मिलते हैं जो थोड़े ज्यादा जटिल हैं। बिल्कुल। दूसरा है एंग्शियस एम्बिवैलेंट अटैचमेंट यानी चिंतित अस्थिर लगाव। ये तब होता है जब देखभाल करने वाले का व्यवहार भरोसेमंद नहीं होता है। कभी वे बहुत प्यार करते हैं, कभी नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चे को कभी पता नहीं चलता कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, तो ये वो एहसास है जब पार्टनर के एक मैसेज का जवाब देर से आने पर मन में 100 तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई या वो चला तो नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी बचपन की अनिश्चितता का नतीजा है जो वयस्क होने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे लोग रिश्तों में बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगातार आश्वासन की जरूरत पड़ती है और वे काफी चिपकू या अधिकार जताने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने पार्टनर को खोने का डर सताता है। और तीसरा वाला अवॉइडेंट अटैचमेंट, वो कैसा होता है? अवॉइडेंट अटैचमेंट यानी अलगाववादी लगाव। ये तब बनता है जब देखभाल करने वाला बच्चे की भावनात्मक जरूरतों को लगातार नजरअंदाज करता है। बच्चे को रोने पर चुप करा दिया जाता है या अकेला छोड़ दिया जाता है, तो बच्चा सीख जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि खुद पर ही निर्भर रहना बेहतर है। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं मुझे स्पेस चाहिए या मैं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता, खासकर जब रिश्ता गहरा होने लगता है। एग्जैक्टली। ऐसे लोग वयस्क होने पर भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते हैं। वे अंतरंगता से असहज महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि करीबी रिश्ते उनकी आजादी छीन लेंगे। वे अक्सर अकेले ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। वाह, मतलब जिस तरह से हम आज अपने पार्टनर से झगड़ते हैं या उनसे प्यार जताते हैं, उसकी जड़ें शायद हमारे 5 साल की उम्र के अनुभवों में छिपी हो सकती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी का बचपन मुश्किलों भरा रहा तो वो कभी एक स्वस्थ रिश्ता नहीं बना सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये एक अच्छी खबर है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये पैटर्न पत्थर की लकीर नहीं है। अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। थेरेपी, आत्मचिंतन और एक समझदार पार्टनर की मदद से इन पैटर्न को बदला जा सकता है। मतलब उम्मीद है? हाँ, और एक ज्यादा सुरक्षित लगाव शैली सीखी जा सकती है। तो हमारे पास शरीर की केमिस्ट्री है और मन का एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन हम एक खाली कमरे में तो रहते नहीं। हमारे आसपास एक पूरा समाज है, एक संस्कृति है। तो सवाल ये है कि क्या प्यार का मतलब हर जगह एक जैसा होता है या दुनिया भर में इसके अलग अलग रूप हैं? ये एक बहुत ही जरूरी परत है। संस्कृति प्यार को देखने और अनुभव करने के हमारे तरीके पर गहरा असर डालती है। रिसर्च मोटे तौर पर 2 तरह की संस्कृतियों की बात करती है। एक है व्यक्तिवादी यानी इंडिविजुअलिस्टिक संस्कृति, जो ज्यादातर पश्चिमी देशों में पाई जाती है, जहां मैं हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से हाँ, यहाँ व्यक्तिगत खुशी, स्वतंत्रता और अपनी पसंद को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्यार को 2 लोगों के बीच का एक निजी मामला माना जाता है। और दूसरी
दूसरी है सामुदायिक यानी कलेक्टिविस्ट संस्कृति, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में आम है। यहाँ परिवार, समुदाय और सामाजिक सद्भाव को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखा जाता है। वहाँ रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो परिवारों और समुदायों के बीच का गठबंधन माना जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज का है। एक संस्कृति में परिवार के बड़े अनुभव और अनुकूलता के आधार पर रिश्ता तय करते हैं, जबकि दूसरी में व्यक्तिगत आकर्षण और रोमांटिक प्यार को शादी का आधार माना जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। प्यार जताने के तरीके भी अलग होते हैं। कुछ संस्कृतियों में पब्लिक में हाथ पकड़ना या गले लगना आम बात है, जबकि दूसरों में इसे बहुत निजी माना जाता है और ऐसा करना गलत समझा जा सकता है। इसके अलावा समाज के कुछ अलिखित नियम यानी सामाजिक मानदंड भी होते हैं, जैसे ये उम्मीद कि पुरुष को घर का कमाने वाला होना चाहिए और महिला को घर और परिवार की देखभाल करनी चाहिए। हाँ, ये पारंपरिक भूमिकाएं आज भी कई समाजों में बहुत मजबूत हैं। ये मानदंड रिश्तों पर दबाव बना सकते हैं, खासकर तब जब किसी व्यक्ति की अपनी इच्छाएं इन उम्मीदों से मेल नहीं खाती। लेकिन कभी-कभी ये एक ढांचा और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। लोगों को पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। ठीक है, तो इसे समेटते हैं। हमारे अंदर प्यार की एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, हमारे मन में बचपन का बना एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है, और हमारे बाहर समाज के बनाए हुए सांस्कृतिक नियम हैं। ये तो बहुत जटिल लगता है। इन सब जानकारियों के साथ कोई एक रिश्ते को मजबूत और लंबा कैसे बना सकता है? इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये सबसे अहम सवाल है। इन सभी परतों को समझने के बाद हमारे स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक और ठोस स्तंभों की बात करते हैं, जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव होते हैं। मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं: विश्वास, ट्रस्ट, ईमानदारी, ऑनेस्टी, और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। विश्वास, ये सुनने में तो सरल लगता है, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। ये इस बात का भी भरोसा है कि आप उनके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित हैं। आप बिना किसी डर के अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपनी भावनाएं उनके सामने रख सकते हैं। और आपको ये डर नहीं होता कि आपका मजाक उड़ाया जाएगा या उसका फायदा उठाया जाएगा। एग्जैक्टली। बिना इस भावनात्मक सुरक्षा के रिश्ता खोखला हो जाता है। और ईमानदारी, क्या इसका मतलब सिर्फ सच बोलना है? ईमानदारी सच बोलने से कहीं ज्यादा है। ये पारदर्शिता है। ये अपने विचारों, जरूरतों और भावनाओं को खुले तौर पर बिना किसी हेरफेर के साझा करने के बारे में है। कई बार हम अपने पार्टनर को नाराज करने के डर से बातें छिपा जाते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी बातें रिश्ते में दरार डाल देती हैं। और तीसरा है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। हाँ, और कमिटमेंट सिर्फ अच्छे समय में साथ रहने का वादा नहीं है। असली प्रतिबद्धता तब दिखती है जब मुश्किलें आती हैं। यह एक सक्रिय निर्णय है कि चाहे जो हो जाए, हम मिलकर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। यह एहसास है कि रिश्ता आपसे और मुझसे बड़ा है, यह हम के बारे में है। लेकिन कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। टकराव और झगड़े तो होता ही हैं। क्या लड़ाई होना हमेशा बुरा होता है? नहीं, टकराव का होना बुरा नहीं है। टकराव को संभालने का तरीका अच्छा या बुरा हो सकता है। असल में स्वस्थ टकराव रिश्ते को मजबूत बनाता है। हमारे श्रोत्र टकराव सुलझाने की कुछ रणनीतियां बताते हैं। एक है समझौता, कॉम्प्रोमाइज, जहां दोनों लोग थोड़ा थोड़ा झुकते हैं ताकि एक बीच का रास्ता निकल सके। और अगर समझौता भी काम ना आए तो दूसरी रणनीति है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आप बैठकर समस्या की जड़ तक जाते हैं। मान लीजिए आप दोनों के बीच पैसों को लेकर अक्सर झगड़ा होता है। समझौता ये हो सकता है कि ठीक है, इस महीने तुम कम खर्च करो, अगले महीने मैं करूंगा। लेकिन समस्या समाधान ये होगा कि आप दोनों मिलकर एक बजट बनाएं और पैसों को लेकर अपनी अपनी चिंताओं और मूल्यों को समझें। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी रणनीति है माफी, फॉरगिवनेस, माफ करना। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। और माफी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसे आप भूल गए या वो सही था। इसका मतलब है कि आप उस घटना से जुड़े दर्द और गुस्से को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं ताकि आप और आपका रिश्ता आगे बढ़ सके। मन में कड़वाहट लेकर कोई भी रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कड़ी, जैसा कि हमारे स्रोतों में बार बार कहा गया है,
वो है संचार, कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत। प्रभावी संचार ही वो धागा है जो विश्वास, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और टकराव समाधान इन सबको एक साथ बुनता है। और अच्छी बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनना है, अपने पार्टनर के नजरिए को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। यही वो कला है जो प्यार को जिंदा रखती है। तो आज हमने प्यार के एहसास को दिमाग की केमिस्ट्री से लेकर बचपन के पैटर्न्स और सांस्कृतिक नियमों तक समझा। ये सफर वाकई कमाल का था। हमने देखा कि प्यार कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के हर पहलू से जुड़ा एक गहरा और जटिल अनुभव है। अंत में अगर हम सभी स्रोतों का सार निकालें तो यही पता चलता है कि प्यार कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ हो जाती है, बल्कि इसे समझने, इसे पोषित करने और इसे निभाने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत होती है। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने ज्यादातर रोमांटिक रिश्तों की बात की, लेकिन लगाव और जुड़ाव के यही सिद्धांत, विश्वास, संचार और एक दूसरे को समझने की कोशिश हमारे दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ रिश्तों पर भी उतने ही लागू होते हैं। तो क्यों ना इन सिद्धांतों का उपयोग अपने सभी रिश्तों को और गहरा और सार्थक बनाने के लिए किया जाए। दोस्तों, आज हमने समझा कि प्यार सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, यह मस्तिष्क की केमिस्ट्री, भावनाओं की मनोविज्ञान और संस्कृति की सीख, इन सब का अद्भुत संगम है। हमने जाना कि हॉर्मोन्स हमारे आकर्षण और रिश्तों को कैसे आकार देते हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स बचपन से ही हमारे हृदय की भाषा लिख देते हैं। दुनिया भर में प्यार की परिभाषाएं कैसे बदलती रहती हैं और कैसे विज्ञान आज प्यार के रहस्यों को उजागर कर रहा है। इसके साथ ही प्यार ही जिंदगी है कि यह ज्ञान यात्रा आज यहीं समाप्त होती है। लेकिन याद रखिए, प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ रूप बदलता है, गहराई बदलता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज में आपका साथ, आपका समय और आपकी भावना हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, रेट करें और अपने जीवन में प्यार की रोशनी फैलाए रखें। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार, समझ और सौहार्द हमेशा बना रहे। फिर मिलेंगे किसी नई यात्रा में। तब तक मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।